जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है स्टार्टअप को लेकर के कि इंडिया में हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब कि इंडिया में ये वाली जो पॉलिसी थी स्टार्टअप इंडिया की वो कब लॉन्च हुई थी वो हम समझेंगे। हम ही समझेंगे कि इंडिया में इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, मतलब कि क्या स्टार्टअप ख़त्म होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। हमें देखेंगे कि इंडिया में जो स्टार्टअप है उसमें यूथ का कितना पार्टिसिपेशन है, क्या 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 यूथ अगर वहाँ पे स्टार्टअप वगैरह बना भी रहे हैं या फिर आज भी जो एजड पर्सन है वही बना रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया जो एक पॉलिसी थी क्या वो सक्सेसफुल है या वो फेल हो चुकी है इंडिया में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त 2015 को, उनकी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, जस्ट नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया ना, स्टार्टअप इंडिया विजन को लॉन्च किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ ये, मोदी जी ने कहा कि मेरा एम ये है स्टार्टअप इंडिया विजन को लॉन्च करने का कि इंडिया है ना एक स्टार्टअप हब बने, जो स्टार्टअप हब बने। मतलब कि दुनिया में जितने भी स्टार्टअप बन रहे हैं ना, उसके मुकाबले इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बनने चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा, ये पहला इनका मकसद एम था मोदी जी का। दूसरा एम इन्होंने कहा कि हमें इंडिया में इनोवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले वाली गवर्नमेंट कभी इनोवेशन प्रमोट नहीं करती थी, इसलिए स्टार्टअप नहीं बन पाए। अब हमें इनोवेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इन्होंने कहा, तीसरा पॉइंट रखा, इन्होंने कहा कि हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हमें एनकरेज करना है, ठीक है ना। हमें जो एंटरप्रेन्योर जो कि स्टार्टअप के मालिक होते हैं उनको हमें एनकरेज करना है कि नहीं तुम ट्राई करो और गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी हर तरीके से, ठीक है ना। ये तीनों उनका एम था स्टार्टअप इंडिया विजन को लॉन्च करने का, ठीक है। हम ही देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि स्टार्टअप का मतलब ही समझ में नहीं आता अभी तक तो, कि सर ये स्टार्टअप होता क्या है। तो मैं समझाता हूँ ईजी वे में। स्टार्टअप का मीनिंग ये होता है कि वो बिजनेस जो कि 3 चीज़ों पे वर्क करता है, ठीक है ना। 3 चीज़ों पे, उसको बोलते हैं टिम, TIM। मैंने इसे याद किया था मेरे एग्जाम में, ठीक है। टी फॉर होता है टेक्नोलॉजी, कि वो बिज़नेस जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है उसको मैं स्टार्टअप कहूँगा। वो बिज़नेस जो कि इनोवेशन पे वर्क कर रहा है मैं उसे स्टार्टअप कहूँगा। और वो बिज़नेस जो कि मार्केट प्रॉब्लम्स को, जो मार्केट में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसको जो सॉल्व कर रहा है, मैं कहूँगा कि वो बिज़नेस ही स्टार्टअप है। लेकिन क्या मैं अपने घर पे बैठ के कह सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे घर पे छोटी सी किराने की दुकान डाल देता हूँ, ठीक है ना, और मैं कोई फ़ैन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इसको स्टार्टअप कहूँगा? नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं उसको स्टार्टअप नहीं कहूँगा। मैं अगर छोटी सी किराने की दुकान डाल रहा हूँ, अंडे का ठेला डाल रहा हूँ, चाउमीन की दुकान डाल रहा हूँ, तो क्या मैं इसको स्टार्टअप कहूँगा? नहीं कहूँगा। तो ये स्टार्टअप कहता कौन है? कौन है व्यक्ति जो कि इसको, उस बिज़नेस को रिकॉग्नाइज़ करता है कि भई ये स्टार्टअप है? तो इंडिया में ऐसी एक संस्था बना रखी है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं DP DPIIT, ठीक है। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल में लिख देना, इंटरनल ट्रेड। ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि बताता है कि भाई ये वाला जो बिज़नेस है उसको मैं स्टार्टअप कहूँगा और इस वाले बिज़नेस को मैं स्टार्टअप नहीं कहूँगा। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैंने कोई कंपनी डाली, ठीक है ना। मैंने कोई कंपनी को रजिस्टर किया और मैं जाकर के एप्लीकेशन डालूँगा। मैं एप्लीकेशन डालता हूँ DPIIT के अंदर में कि सर मैंने स्टार्टअप डाला है और मैं इस टेक्नोलॉजी वर्क कर रहा हूँ, तो आप मुझे स्टार्टअप का रिकॉग्निशन दें। क्यों देते हैं रिकॉग्निशन? भाई मुझे क्यों जानना है कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि सर मैंने बिज़नेस डाला है, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं एप्लीकेशन डालता हूँ DPPIT में ताकि मुझे मेरा जो बिज़नेस है वो स्टार्टअप के अंदर काउंट हो, मुझे स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिले। ऐसा क्यों होता है बताऊँ? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है जो कि स्टार्टअप को हेल्प करती है। इसलिए ना जो भी बिज़नेस बनता है, अगर वो इनोवेशन पे वर्क कर रहा है, अगर वो मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, तो हर एक कंपनी सबसे पहले खुद को एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज़ करवाती है। किससे कराएगी ये? DPIIT से, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, वो फंडिंग में सपोर्ट करती है, वो हर चीज़ में हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हर एक बिज़नेस होता है वो स्टार्टअप को एज ए खुद को रिकॉग्निशन कराना चाहता है। अब हम ये देखते हैं इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है स्टार्टअप को लेकर के। इंडिया में हम ग्रोथ की जर्नी देखते हैं स्टार्टअप को लेकर के, ठीक है। पहले हम जर्नी देखेंगे, हम 2016 को कंपेयर करेंगे 2025 से। करीबन 10 ईयर का हम एवरेज देखते हैं यहाँ पे, कि जो पहले स्टार्टअप थे ना, हम टायर 1 सिटीज़ को देखते हैं और हम टायर 3 सिटीज़ को देखते हैं। चलो,
टायर 1 सिटी मतलब जैसे कि मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गया है, बैंगलोर हो गया, ऐसे बड़े-बड़े मेट्रो शहर्स होते हैं। टायर 3 मतलब छोटे-छोटे शहर, छोटे-छोटे आपके गाँव में जो गाँव नहीं कहूँगा मैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो वाली सिटी, ठीक है ना? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूँ तो जैसे कि हमारे यहाँ पे टोंक है, भीलवाड़ा है, ये सारे के सारे जगह ना, इनको मैं टायर 3 सिटी से कहूँगा, ठीक है? अगर मैं 2016 की बात करूँ तो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, तो 65% स्टार्टअप कहाँ पे थे? वो टायर 1 सिटीज़ में थे। और टायर 3 सिटीज़ में कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 15% थे। लेकिन 2025 में आकर के पूरी की पूरी जो इमेज थी वो चेंज हो गई। कैसे? 2025 में टायर 1 में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं इस समय पे? सिर्फ 18% है। और सारे के सारे स्टार्टअप कहाँ चले गए? वो सारे के सारे टायर 3 सिटी में चले गए, मतलब छोटे-छोटे शहरों के अंदर में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। और आज के टाइम में 2025 में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर 100 स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें से 70% 70 स्टार्टअप कहाँ पे बने हुए हैं? वो सारे के सारे छोटे-छोटे गाँव में बने हुए हैं। मतलब कि जो स्मॉल टाउन्स है, वो एक्चुअली में स्टार्टअप हब बन चुके हैं इंडिया के अंदर में। ये बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है ना? अगर देखो छोटे शहर में अगर कोई स्टार्टअप खुलता है ना, तो वहाँ पे लोकल लोगों को ईज़िली जॉब मिलना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे यूथ एंटरप्रेन्योर की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्टार्टअप बन रहा है उनको कोई बुजुर्ग व्यक्ति बना रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि जितने भी मेल फाउंडर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ पे फीमेल फाउंडर्स भी होगी। जैसे कि आप मेल फाउंडर्स को बताऊँ, जैसे कि वो बोट के मालिक है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है सर का, जो वो आप हेडफ़ोन वगैरह लगाते हैं ना, उसके मालिक है, वो मेल फाउंडर है। और फीमेल फाउंडर कौन? वो शुगर की जो मालकिन है, आपने देखा होगा ना वो मैम, वो शार्क टैंक में पड़ा हुआ, तो ये फीमेल फाउंडर्स, ये मेल फाउंडर्स होते हैं। अगर मैं मेल फाउंडर की बात करूँ तो करीबन 66% जितने भी फाउंडर्स हैं मेल्स की, उन सबकी एज 40 से कम है। 66 ऐसे फाउंडर हैं जिनकी एज 40 से कम है, मतलब कि सबके सब, मतलब कि यहाँ पर एक यूथ वो है जो कि स्टार्टअप को लॉन्च कर रहा है, वो उसके फाउंडर बन रहे हैं। और फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर है, 60% ऐसे फाउंडर्स हैं, फीमेल फाउंडर्स हैं जिनकी एज 40 से कम है। ये तो बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पे, मतलब कि हमारे यहाँ पे यूथ एंटरप्रेन्योर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ की, कि ऐसा तो नहीं कि वो 2015 में कोई बन गया था, उसके बाद में फीमेल बनना ही स्टार्ट, फीमेल को भी फाउंडर बने नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल की बहुत अच्छी कंडीशन है यहाँ पे, फीमेल फाउंडर्स की। कैसे? वो हर साल 20% से ग्रो कर रही है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 2024 के अंदर में अगर मैं 100 फीमेल फाउंडर्स थी, तो अब है ना 120 फीमेल फाउंडर्स हुई है। मतलब कि 20% की हमेशा ग्रोथ हो रही है फीमेल के अंदर में। और मेल फाउंडर्स की कितनी ग्रोथ हो रही है, वो हम देखेंगे तो वो पीछे 14% ही ग्रो कर पा रहा है। मतलब कि फीमेल की कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। मतलब कि हमारे यहाँ पे यूथ भी है, और हमें यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है इंडिया के लिए, और ये अच्छी चीज़ है। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर जो फंडिंग्स है वो अब ईज़िली अवेलेबल होती है। ईज़ी लेवल कैसे होती है? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। देखो अगर कोई छोटा फाउंडर है, ठीक है ना, वो जैसे कि अगर टोंक का कोई एक, टोंक हमारे यहाँ पे बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अगर वहाँ पे कोई स्टार्टअप बना ना, तो उसको तो नहीं पता है ना कि मुंबई में कितने बड़े बड़े जो एंजल इन्वेस्टर्स है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनसे मैं हेल्प करूँगा। तो वहाँ पर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है कि टोंक वाले स्टार्टअप के ओनर को कि भाई आप परेशान मत हो, हम आपकी मीटिंग करा देंगे बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर से। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फंडिंग है वो काफ़ी इजी हो गई इंडिया के अंदर में। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो स्टार्टअप इंडिया है, सॉरी, जो स्टार्टअप इंडिया है, क्या वो सक्सेस हुआ है या फिर वो फेल हुआ है? हम कहेंगे कि ये सक्सेस हुआ है इंडिया के अंदर में। क्यों? इस सक्सेस होने के अभी रीजन देखते हैं हम कि सक्सेस क्यों हुआ है, ठीक है ना? हमने सक्सेसफुल देखा भी है कि देखो हम ये कह रहे हैं कि टायर 3 के अंदर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मैं दूसरा आंसर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। जो फीमेल फाउंडर्स है वो 60% है जिन पे एज कम है, मतलब कि हमारे यहाँ पे यूथ एंटरप्रेन्योर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। हम ग्रोथ की बात करेंगे, जो फीमेल फाउंडर्स हैं उनकी 20% से ग्रो करी, बहुत अच्छा नंबर है ये। इंडिया में फंडिंग बहुत ईजीली अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उन टायर 3 सिटीज़ के स्टार्टअप्स के फाउंडर को, कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को नहीं जानते हो तो हम आपको मिलाते हैं वहाँ से, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे, हम अगेन बात करते हैं इसमें कि सक्सेसफुल है या नहीं। बिल्कुल सक्सेसफुल है। इंडिया का जो स्टार्टअप, जो इंडिया का जो पूरा एक विजन है वो सक्सेसफुल है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नेटवर्क बनाने को, चाहे वो लिंक्स बनाने को। लिंक्स मतलब कि कोई छोटा फाउंडर है, उसको एक बड़े कैपिटल से इजीली मिला देती है वो, ठीक है? इंडिया में अब क्या हो रहा है, ये तो पहला रीज़न हो गया। इंडिया में एक स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम बन रहा है। इकोसिस्टम मतलब कि सिंपल भाषा में, कि आजकल जो बड़े बड़े ओनर्स होते हैं ना, वो
जैसे कि कोई 2 स्टार्टअप है, एक छोटा स्टार्टअप बनाया है जो कि किसी टायर 1 सिटी में जो टायर 3 सिटी में कोई एक नया स्टार्टअप बनाया है, और एक स्टार्टअप जो टायर 1 सिटीज़ के अंदर में, ठीक है ना? तो ये फाउंडर आपस में ईज़िली बात कर लेते हैं और एक-दूसरे की हेल्प कर पाते हैं ना, ठीक है? वो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो हमारे यहाँ पे एक स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम इंडिया के अंदर में बन रहा है। थर्ड क्या होगा? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, जो उनका विज़न भी था, स्टार्टअप विज़न था कि इनोवेशन को प्रमोट करना है, तो वहाँ इंडिया में हो भी रहा है यहाँ पे। चौथा, इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दिया है कि एक ही जगह पर आपको कोई भी इतनी ज़्यादा फाइलिंग नहीं करनी कि ये पेपर लेके आओ, 10 की मार्कशीट, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार चाहते हैं, एक विंडो पे ही सारी की सारी क्लियरेंस मिल जाती है, मतलब ईज़िली यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस काफ़ी ईज़ी हो गया। फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे फंडिंग जो है वो अब ईज़िली अवेलेबल है। सिक्स्थ, कि इंडिया में जो टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर 70% स्टार्टअप अब टायर 3 सिटीज़ में अंदर हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह ईज़िली मिल रही है। एक तरह से देखा है तो इंडिया में जो स्टार्टअप का विज़न है वो पूरा का पूरा वो सक्सेसफुल देखा गया है। थैंक यू।